पोकेमॉन एनिमे जिसमें हमें कभी कोई इमोशनल सीन दिखाए जाते हैं, कभी कोई बैटल वाला सीन या फिर कभी कोई फनी सीन जिसे देखकर हमारी हंसी ही नहीं रुकती हो। आई मीन रियल वर्ल्ड के लॉजिक के हिसाब से जो चीज़ बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है वो पोकेमॉन एनिमे के अंदर 100% पॉसिबल हो जाती है, वो भी एफर्टलेसली। और इस चीज़ को हमने एक नहीं दो नहीं बल्कि कई बार देखा है। सो या गाइस, आज की वीडियो हम रियल वर्ल्ड के लॉजिक्स को पोकेमॉन वर्ल्ड के लॉजिक से कंपेयर करने वाले हैं। और हाँ, इस वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियोस देखने के लिए, एंड लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। और हाँ गाइस, सबसे ज़रूरी बात, प्लीज़ इसे सीरियसली मत लेना, ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई है। तो चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसे सीन्स के बारे में जिसमें सच में कोई सेंस नहीं बनता है। लाइक एक 10 साल के बच्चे में कितनी ताकत हो सकती है मैक्सिमम। रियल वर्ल्ड के लॉजिक के हिसाब से हम सबको पता है कि एक 10 साल के बच्चे में कितनी ताकत होती है, पर क्या आपको पता है कि पोकेमॉन एनिमे के अंदर एक 10 साल का बच्चा है जिसने सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ पोकेमॉन वर्ल्ड के ट्रू गॉड ऐश केचम की, जो कि पता नहीं कितनी बार मर चुका है पर तब भी हमेशा जिंदा हो जाता है। खैर ये सब छोड़ो, सन एंड मून की सीरीज में ऐश ने कॉस्मियम जैसे पोकेमॉन को अपनी नन्ही नन्ही हथेलियों पे उठा लिया। अब सुनने में ये उतनी बड़ी बात नहीं लगती है, पर क्या आपको पता है कि कॉस्मियम का वेट कितना है? कॉस्मियम का वेट 999 किलोग्राम्स है, विच इज़ अप टू द वेट ऑफ प्राइमल ग्राउडॉन। और इतने भारी भरकम पोकेमॉन को ऐश ने सिर्फ अपनी नन्ही नन्ही हथेलियों पे उठा लिया। कैसे पॉसिबल है भाई? और सिर्फ ऐश नहीं, ऐश के दोस्त भी काफ़ी पावरफुल हैं। अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूँ तो पहले आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपको एक रूम में बंद कर दूँ और उस रूम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर दूँ तो आपकी क्या हालत होगी? खैर छोड़िए, ये मुझे ही पता है कि हम सबका क्या हाल होगा। यहाँ पर अगर सन की हीट थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाए तो हमारा क्या हाल होता है ये हम सबको पता है, जबकि सन हमसे अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। पर क्या आपको पता है पोकेमॉन वर्ल्ड में सन ऐश और उसके दोस्तों से सिर्फ और सिर्फ कुछ मीटर्स ही दूर था। अब शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं, सो मैं आपको बता दूं कि अल्ट्रा नेक्रोज़मा कोई सन से कम नहीं है। उसकी बॉडी टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। और अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि सन की भी सरफेस टेम्परेचर इतनी नहीं है। आई मीन हाँ इतनी है, पर इससे थोड़ी सी कम है। सो अब एक बार इमेजिन करो कि आप सन के सिर्फ और सिर्फ कुछ मीटर्स दूर खड़े हो, आपका क्या होगा? अब इसका बहुत ऑब्वियस सा आंसर है भाई, हम सब भाप में बदल जाएंगे। लेकिन ये है रियल वर्ल्ड का लॉजिक। पोकेमॉन वर्ल्ड के लॉजिक के हिसाब से तो यहाँ पर किसी को कुछ नहीं हुआ भाई, यहाँ पर तो किसी के पसीने तक नहीं छूट रहे हैं। सो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ना सिर्फ ऐश बल्कि ऐश के दोस्त भी काफ़ी ताकतवर हैं। अब ऐसे ही पोकेमॉन वर्ल्ड में कुछ डीप लॉजिक्स ढूंढने के चक्कर में कुछ पोकेमॉन्स ना चाहते हुए भी काफ़ी ओवररेट हो गए हैं। अगर मैं उनके नाम बताऊँ तो फॉर एग्जाम्पल आप मेरे फेवरेट पोकेमॉन को ही ले लो, इन्फर्नेप। अब इन्फर्नेप मुझे पसंद है एंड या नो डाउट ही इज़ माई फेवरेट पोकेमॉन, पर इस पॉइंट पर मैं सच में ना तो इन्फर्नेप का साथ दे सकता हूँ और ना ही इन्फर्नेप फैंस का। आई मीन अगर हम ऐश के इन्फर्नेप और ऐश के चार्जार्ड को कंपेयर करें तो मुझे बेसिकली भी पता नहीं कि इन दोनों में जीतेगा कौन, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि फिजिकल स्ट्रेंथ की बात रही, चार्जार्ड इन्फर्नेप का बाप है। फिजिकल स्ट्रेंथ में इन्फर्नेप चार्जार्ड को मैच नहीं कर सकता। शुरू से ही चार्जार्ड की फिजिकल स्ट्रेंथ इन्फर्नेप से ज़्यादा रही है। पर क्या आपको पता है जोटो लीग में 300 किलो के गोलम को उठाने में चार्जार्ड के पसीने छूट गए, और सिनो लीग में 360 किलो के एग्रॉन को इन्फर्नेप ने एक ही मार्क पंच में काफ़ी दूर फेंक दिया। अब इस पॉइंट पर इन्फर्नेप फैंस कहते हैं कि इन्फर्नेप एक ही मार्क पंच से किसी भी पोकेमॉन को जिसका वेट अराउंड 320 किलो है उसको काफ़ी दूर फेंक सकता है। रियली दी ओरिजिनल वन का वेट 250 किलोग्राम्स है। मतलब एक ही मार्क पंच में आर्केस तक की गिल्ली उड़ जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी पोकेमॉन्स काफ़ी ज़्यादा ओवररेटेड हैं। लाइक चार्जार्ड को ही ले लो। अब ऐश का चार्जार्ड चारसविक वैली के एपिसोड में पूरी रात पानी में रह गया तो काफ़ी लोग समझते हैं वो बहुत ताकतवर है। इतनी देर तक कोई फायर टाइप पोकेमॉन पानी में नहीं रह सकता। राइडॉन ने तो सर्फ अटैक ही कर दिया था भाई। और बात असल में ये कि राइडॉन 2 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स ही करे वाटर टाइप से, जबकि चार्जार्ड तो सिर्फ 2 टाइम्स था। मतलब वो राइडॉन ऐश के चार्जार्ड को कुत्तों की तरह मारेगा। और सिर्फ यहाँ पर नहीं, ब्लेन वर्सेस ऐश के मैच में जब मैगमार ने चार्जार्ड को लावा में गिरा दिया, इस पॉइंट पर भी काफ़ी सारे चार्जार्ड फैंस का ये कहना है कि चार्जार्ड बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, वो लावा में रह चुका है, उस पर क्या किसी फायर टाइप अटैक का असर होगा? भाई अगर ये बात सच होती कि लावा में गिरने से चार्जार्ड को फायर टाइप अटैक से कुछ नहीं होता तो ब्लेजिकन के ब्लेज किक्स उसका जबड़ा क्यों हिल गया? और भी पोकेमॉन में कई बार डीप लॉजिक्स ढूंढे जाते हैं। अब मैं सीधा सीधा इस बात का आंसर देता हूँ भाई, पोकेमॉन है, डेथ नोट नहीं है जिसमें इतना डीप लॉजिक्स ढूंढ रहे हो। लाइक अगर तुमने ब्लास्ट बर्न मूव देखा है तो ब्लास्ट बर्न मूव में पूरी ज़मीन फट जाती है, लेकिन जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होता है, स्मोक हटता है, ज़मीन फिर से नॉर्मल हो जाती है। फ्रेंजी प्लांट में भी हमने देखा, मेगा सेप्टाइल के फ्रेंजी प्लांट ज़मीन को चीर कर रख रहे हैं,
ज़मीन के अंदर से निकल रहा है, ज़मीन के टुकड़े टुकड़े हो रही है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद जब फ्रेंजी प्लांट्स ख़त्म होते हैं, ज़मीन फिर से नॉर्मल हो जाती है। सो यार, पोकेमॉन में अब इतना डीप लॉजिक्स मत ढूंढो। पोकेमॉन में इतना डीप लॉजिक ढूंढने का कोई मतलब नहीं बनता है। जबकि रियल वर्ल्ड में अगर ज़मीन फट जाए या फिर किसी कारण से कोई ऐसा जड़ निकल आए जो कि ज़मीन को चीर कर रख दे, तब कुछ भी कर लो, पर महज कुछ सेकंड्स में ही पूरी ज़मीन को दोबारा से नॉर्मल करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी भी काफ़ी सारे पोकेमॉन्स ओवररेटेड हैं, लाइक आर्कियस, पोकेमॉन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन। अब आर्कियस एक यूनिवर्सल पोकेमॉन है, इसी कारण काफ़ी लोग समझते हैं कि आर्कियस बहुत पावरफुल है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में यूनिवर्स काफ़ी बड़ा है। भाई अगर सही बताऊँ ना, तो रियल वर्ल्ड के लॉजिक के हिसाब से पोकेमॉन वर्ल्ड में कोई यूनिवर्सल क्या, प्लानिटरी पोकेमॉन नहीं, प्लानिटरी भी कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, कोई कॉन्टिनेंटल लेवल का पोकेमॉन तक नहीं है। पोकेमॉन वर्ल्ड में स्पेस टाइम डिस्टोर्शन की पावर से आर्कियस यूनिवर्सल पोकेमॉन बन सकता है। पर क्या आपको पता है, आर्कियस जब अर्थ पे आया तो एक पहाड़ तक को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था। और सिर्फ आर्कियस ही नहीं, कोई भी पोकेमॉन, चाहे तुम किसी की ही बात कर लो, चाहे मैं बात करूँ मेगा रिक्विजा, कंप्लीट ज़ायगार्ड, डियालगा, पालगिया, प्राइमल ग्राउडॉन, चाहे कोई सा ही पोकेमॉन उस जगह को भी ठीक ठाक से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता जहाँ पर वो लड़ रहे हैं। अब अगर मैं आपको रियल वर्ल्ड के यूनिवर्स के बारे में शॉर्ट में बताऊँ तो ज़रा देखो, ये है हमारी पृथ्वी, हमारा घर। अब यही अर्थ मार्स से कुछ इस तरह दिखता है, और ये अर्थ वॉयेजर 1 से कुछ इस तरह दिखेगा। सन के सामने ये अर्थ इस तरह से दिखता है, और सन मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे बड़े स्टार युवा स्कूटी के सामने कुछ इस तरह दिखता है। मिल्की वे गैलेक्सी एक तरह से काफ़ी बड़ा है, पर लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज़ में मिल्की वे गैलेक्सी ठीक से दिखता भी नहीं है, जबकि मिल्की वे गैलेक्सी का सीमा अपार है। और अभी और भी कई सारी चीज़ें आनी बाकी हैं, जैसे कि लेनिकिया सुपर क्लस्टर, वर्गो सुपर क्लस्टर, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये सभी की सभी चीज़ें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में चींटी के समान हैं, और हम सब जानते हैं कि यूनिवर्सल लेवल की होने का मतलब है पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देना। अब इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही अर्थ एक चींटी के समान है, सॉरी चींटी नहीं, एक रेती के दाने के समान। अब कुछ पोकेमॉन जो इस रेती के दाने के अंदर की चीज़ों को भी ठीक से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, वो पूरे यूनिवर्स को कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे। सो रियल वर्ल्ड के लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो पोकेमॉन वर्ल्ड में कोई कॉन्टिनेंटल लेवल का पोकेमॉन भी नहीं है, बट स्टिल पोकेमॉन वर्ल्ड में 5 यूनिवर्सल पोकेमॉन्स हैं, डियालगा, पालगिया, गिरेटिना, अल्ट्रा नेक्रोज़मा एंड आर्कियस। और बस इतना ही नहीं, रियल वर्ल्ड के लॉजिक के हिसाब से अगर टाइम एग्जिस्टेंस में हो तभी कोई एक्टिविटी हो सकती है, अगर स्पेस एग्जिस्टेंस में हो तभी कोई चीज़ कहीं पर आ सकती है। पर क्या आपको पता है, आर्कियस की बर्थ इस तरह से हुई है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब नथिंगनेस में से, जहाँ पर ना टाइम है, ना स्पेस है, ना ही कोई अल्टरनेट रियलिटी, वहाँ पर एक एग आ जाता है, और बिना टाइम के एग्जिस्टेंस के वो एग हैच भी हो जाता है, और उसमें से आर्कियस बाबू निकल कर कहते हैं, मैं हूँ फर्स्ट एंड लास्ट एग्जिस्टिंग पोकेमॉन। कमाल है भाई। जबकि रियल वर्ल्ड की लॉजिक के हिसाब से डियालगा इज a lot more deserving than Arceus for being the first and last existing Pokemon of the entire Pokemon world। इसे आप मेरी इस वाली वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझ जाइएगा, जहाँ पर मैंने अच्छे से बताया कि पोकेमॉन कंपनी की भेजा फ्राई लॉजिक एंड रियल वर्ल्ड के लॉजिक में क्या अंतर है, किस तरह डियालगा ज़्यादा डिजर्विंग है आर्कियस से पोकेमॉन वर्ल्ड का फर्स्ट एंड लास्ट एग्जिस्टिंग पोकेमॉन होने के लिए। एंड नाउ फाइनली आखिरी फैक्ट, और इस फैक्ट को जानने के बाद मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। अब अगर सही कहूँ तो क्या आपको पता है कि मकारगो की बॉडी टेम्परेचर कितनी है? 10,000 डिग्री सेल्सियस, जो कि पूरे सन के सरफेस टेम्परेचर से भी ऑलमोस्ट डबल है। और अगर मैं मकारगो की पोकेडेक्स एंट्री को एक्सप्लेन करूँ, देन जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। मैं हूँ मकारगो, मेरी बॉडी टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। मुझ पर पानी का भी कोई असर नहीं होता, वो भी मेरे करीब आते ही भाप में बदल जाती है। रियली? कोई शक? नहीं भाई, मैं बस तुझे ये दिखाना चाहता हूँ। सो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस देखने के लिए। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं कभी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।